भी आपकी रैंक अच्छी आ सकती है और आप जो है वो अपनी मेरिट को क्रॉस कर पाओगे। ठीक है, सो उसको भी आप बाय कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो आज का अपना जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे बेबी की ग्रोथ होती है आफ्टर बर्थ और कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, तो इन सभी के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, Which of the following is the true statement corresponding to cephalocaudal principle of child development? ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब चाइल्ड का सिफेलोकोडल डेवलपमेंट होता है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सिफेलोकोडल डेवलपमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, लाइक ये डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू हेड, डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडल टू पेरिफेरी, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट के बारे में पूछा है, कैसे होता है। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। ठीक है, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर एंड function come first in head region, then in the trunk and then into legs। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फीट। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन आंसर फर्स्ट रहेगा इसके अंदर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, एक और टर्म यहाँ पे यूज की जाती है सिफेलोकोडल के साथ में, एक टर्म और होती है, उसको अपन बोलते हैं परोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि परोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कैसे होता है, सो ये वाला डेवलपमेंट होता है, ये होता है मिडल टू पेरीफेरल। ठीक है, मिडल टू पेरीफेरल जो डेवलपमेंट होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, परोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ये वाला कौन क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, सिफेलोकोडल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम आपके अंदर यहाँ पे परोक्सिमो डिस्टल भी पूछ सकता है। ठीक है, ये टर्म दोनों इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है बेबी का तो उसके अंदर कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इसके बारे में हमसे पूछा गया। इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, लाइफ एक्सपीरियंसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आप सभी को थोड़ा बता देता हूँ मैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी पर्सन की जो स्किल के अंदर और डेवलपमेंट होना, उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी होना। ठीक है, वो लाइफ के अंदर कैसे वो डेली रूटीन में वर्क करता है, कैसे वो सर्वाइव करता है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं, चीज़ आती अपने को कंसिडर करनी होती है डेवलपमेंट के अंदर। तो ऑप्शन में क्या है अपने पास में, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, लाइफ एक्सपीरियंसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्या, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे जो तीनों कंडीशंस हैं ये सभी एक फैक्टर का काम करती है डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो वो यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज वगैरह को प्रोवाइड करवा सकता है। इसी के साथ ही अच्छा वो न्यूट्रिशन गेन कर सकता है बेबी, अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है तो। ठीक है, ये मतलब फैक्टर वेरी करता है। अगर जो पुअर कंडीशंस है किसी फैमिली की तो वो उतने अच्छे तरीके से बेबी की केयर नहीं कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू जो वेल्दी जो रिच फैमिलीज वगैरह होती है। ठीक है, क्योंकि उन रिसोर्सेज की कमी अपन बोल सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन मीन रिसोर्सेज की कमी से। ओके, सोशल कंडीशन, अगर सोशली भी वो उनका जो आईपीआर वगैरह होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो ये सब रिलेशंस का भी यहाँ पे जो बच्चों के ऊपर जो है अफेक्ट पड़ता है, उनके डेवलपमेंट में अफेक्ट पड़ता है। और बच्चे जो क्या आप चल चल के अपने क्या लाइफ एक्सपीरियंस से क्या वो सीखते हैं, तो ये सब चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर में काम करती है जो कि डेवलपमेंट को यहाँ पे थोड़ा अफेक्ट करती है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए है हमारे पास में, बोथ आर इंटरचेंजेबल।
टर्म्स जो मतलब बोथ टर्म है वो एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है। बी ग्रोथ इज सोशल मैच्योरेशन, ग्रोथ इज सोशल मैच्योरेशन, व्हील डेवलपमेंट इज इमोशनल मैच्योरेशन। कि जो ग्रोथ है वो एक सोशली मैच्योरेशन की प्रक्रिया है, वहीं डेवलपमेंट एक खुद की इमोशनल मैच्योरेशन की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है हमारे पास में। ग्रोथ इज फिजिकल मैच्योरेशन व्हाइल डेवलपमेंट इज फंक्शनल मैच्योरेशन। ठीक है, ये कुछ हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलना है। ग्रोथ इज बॉडी एनलार्जमेंट व्हील डेवलपमेंट इज माइंड एनलार्जमेंट। ठीक है, माइंड एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट का मतलब होता है अपने यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि भाई अगर कोई पार्ट जो बड़ा हो रहा है मतलब यहाँ पे क्वांटिटेटिवली उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। मतलब अगर किसी भी पर्सन में क्वांटिटेटिवली चेंज होते हैं तो वो किस में आता है, ग्रोथ के अंदर आता है। तो ये तो पूरी डेफिनेशन ग्रोथ की है, ये तो अपन कट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या पूछा है, करेक्ट स्टूडेंट ने पूछा दोनों के बारे में। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पे राइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्या, कौन सा, ग्रोथ इज फिजिकल मैच्योरेशन व्हील डेवलपमेंट इज फंक्शनल मैच्योरेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैं बता देता हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। अपन वन बाय वन अपन बात करते चलो चलेंगे। तो इसके अंदर अपन मेनली दो क्राइटेरिया रखते हैं, ग्रोथ इज मिजरेबल एंड डेवलपमेंट इज नॉट नो मिजरेबल। ठीक है, इसके बाद में कौन सा आता है, इसके अंदर क्या आता है, क्वांटिटेटिवली चेंज, क्वांटिटेटिवली चेंजेस आते हैं। इसके अंदर क्वालिटी जो पर्सन की जो क्वालिटी है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। मींस उसका जो स्किल है वो यहाँ पे डेवलप हो रही है, इसके साथ ही उसकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो दूसरों से वो यहाँ पे डेवलप हो रही है। फाइन मोटर एक्टिविटीज, सेंसरी मोटर एक्टिविटीज, ठीक है, ये डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव में जो हेड्स, जो उसका हेड है, हाइट है, वेट है, तो ये सभी चीज़ों का अपन पढ़ते हैं किसमें, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के अंदर, उसको मतलब ग्रोथ एंड दिस इज द डेवलपमेंट। ठीक है, सो मूव ऑन करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एट बर्थ द हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ चाइल्ड इज। क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है कि एट बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस चाइल्ड का कितना होता है। ऑप्शन है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर या फिर 33 सेंटीमीटर। सो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, एट बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ चाइल्ड इज, एट बर्थ चाइल्ड का हेड सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या पूछा है यहाँ पे, हेड सर्कमफ्रेंस पूछा है, तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो एट बर्थ, अगर आपसे रेंज पूछे, एट बर्थ जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो कितना होता है, 33 to 35 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या क्वेश्चन बन सकता है, मेजर बाय नॉन स्ट्रेचेबल, जो अपने पास में जो टेप है वो स्ट्रेचेबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो नो स्ट्रेचेबल टेप से अपन क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। मतलब जो इंच टेप होती है, ठीक है, जो नॉन स्ट्रेचेबल होती है, जो खींचती नहीं है, उससे अपन मेजर करते हैं। अगर ये खींचेगी तो यहाँ पे प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद में अपन जो मेथड कौन सा होता है, कौन से मेथड से अपन क्या करते हैं, इसका अपन जो हेड सर्कमफ्रेंस अपन असेस करते हैं, इस मेथड को अपन बोलते हैं क्रॉस टैप मेथड। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गया अपना, क्रॉस टैप मेथड हो गया। अब ये कहाँ से कहाँ के तक मेजरमेंट करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ मेजर करना होता है हेड सर्कमफ्रेंस को। तो सुप्रा ऑर्बिटल रिज टू ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस। ठीक है, जो सुप्रा ऑर्बिटल रिज है वहां से अपने क्या करना है, ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस तक जो है अपन को क्या करना है, यहाँ पे असेस करना है। ठीक है, मेजर करना है। ठीक है, अब ऑक्सीपिटल में भी अपन बात करें तो कहाँ तक कहाँ पे करना है, तो ऑक्सीपिटल में एक पॉइंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनियन। ठीक है, ऑक्सीपिटल में अपन को कहाँ पे करना है, इनियन के ऊपर। ठीक है, इनियन से लेके अपन को वापस इनियन तक ही अपन को यहाँ पे जाना होता है। ठीक है, तो इनियन का मतलब क्या हो गया, मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन।
ठीक है। तो इंडियन से अपने को क्या करना है, यहाँ पे सुपरा ऑर्बिटल रीच टू इंडियन। तो यहाँ पे अपने को क्या क्रॉस स्टेप मेथड की मदद से लाइक कंप्लीट, ये अपना हेड है तो यहाँ से अपने शुरू किया, तो यहाँ पे कंप्लीट अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस है वो बनाते हुए अपने को क्या करना है, असेस करना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 33। सो इसी के साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंक्रीमेंट होता कैसे है। ठीक है। सो इंक्रीमेंट होता कैसे है अपन ये भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। सो 8 बर्थ टू जो 3 मंथ तक है वो अपना हेड सर्कमफेरेंस कैसे बढ़ता है, तो ये बढ़ता है 2 सेंटीमीटर पर मंथ। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मंथ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना टोटल हेड सर्कमफेरेंस 40 सेंटीमीटर। 3 मंथ पे कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसके बाद में 3 मंथ टू 6 मंथ, यहाँ पे कितना क्या रेट से बढ़ेगा 1 सेंटीमीटर पर मंथ से जो बढ़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 43 सेंटीमीटर। अब क्या आ जाएगा 6 मंथ टू 1 ईयर, तो यहाँ पे किस रेट से बढ़ता है ये 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ से जो है वो हेड सर्कमफेरेंस अपने बढ़ता है। तो अब इससे क्या क्वेश्चन बनता है, ये अपना बेसिक क्राइटेरिया हो गया कि हेड सर्कमफेरेंस जो है वो मेजर बढ़ता कैसे है। ठीक है। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1 ईयर पे कितना हेड सर्कमफेरेंस होता है। क्या क्वेश्चन बनता है 8 एज 1 ईयर हेड सर्कमफेरेंस इज 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 ईयर पे जो हेड सर्कमफेरेंस है वो कितना हो जाता है। इसी के साथ ही एक इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है, क्या बनता है 8 एज 1 ईयर हेड सर्कमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस। ठीक है, एट द एज ऑफ 1 ईयर हेड सर्कमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोथ आर यहाँ पे 45 सेंटीमीटर के हो जाते हैं यहाँ पे। कब तक एक जो 1 ईयर की एज पे बच्चे के हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस जो है वो इक्वली यहाँ पे मेजर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के अपने इस टॉपिक से। इसी के साथ ही मूव ऑन करते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैक्टर अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हो रहा होता है बेबी का, तो उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। जेनेटिक फैक्टर, मैटरनल न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता है कि जेनेटिक फैक्टर भी अफेक्ट करता है, लाइक जो अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हुई है उसके अंदर, मैटरनल न्यूट्रिशन भी अफेक्ट करता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर भी है जो अफेक्ट करता है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी अपन बात कर लेते हैं 1 बाय 1। ठीक है, फैक्टर अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर अपन क्या टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे फैक्टर अपन अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इधर किसी की जेनेटिक की, कि भाई जेनेटिक फैक्टर जो है वो कैसे अफेक्ट करता है। सो जेनेटिक की अपन बात करते हैं, तो इसमें क्या सबसे पहले अपन क्या लेते हैं इसके अंदर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। सो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज से आपको हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को ही मिलता है यहाँ पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, डाउन सिंड्रोम की। अगर अगर बेबी को क्या हो सकता है, डाउन सिंड्रोम यहाँ पे हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रायसोमी होती है कौन से नंबर की, 21 नंबर क्रोमोसोम की। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ट्रायसोमी 21 नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रायसोमी 21 किसको कहते हैं, डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है, क्लाइन-फेल्टर। ठीक है, क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये सबसे पहले तो ये किसमें देखने को मिलता है, ओनली एंड ओनली ये मेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि क्लाइन-फेल्टर जो है वो मेल को अफेक्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन गया क्लाइन-फेल्टर का। इसके बाद में थर्ड क्रोमोसोम कौन सा होता है, टर्नर सिंड्रोम। अभी हम बात कर लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो ये टर्नर किसको अफेक्ट करता है, ये करता है ओनली फीमेल बेबीज को। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम किसको अफेक्ट करता है, ओनली एंड ओनली फीमेल बेबीज को। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि क्लाइन-फेल्टर किसको अफेक्ट कर रहा है, टर्नर सिंड्रोम किसको अफेक्ट कर रहा है। और जेनेटिकली ये बेबी को तो अफेक्ट करते ही हैं, बट इनमें भी स्पेशलिटी है। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, अब्सेंट एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा हो रहा है क्लाइन-फेल्टर में, जो मेल्स के अंदर होता है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक क्रोमोसोम एब्सेंट मिलता है यहाँ पे। इसके बाद में क्या मिल सकता है यहाँ पे, पटाऊ सिंड्रोम।
सो पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, ट्रायोसोमी ऑफ 13 नंबर क्रोमोसोम की यहाँ पे ट्रायोसोमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्रोमोसोम कौन सा होता है, एडवर्ड, ठीक है। तो एडवर्ड क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्या होता है, 18th नंबर जो क्रोमोसोम की उसकी क्या देखने को मिलती है, ट्रायोसोमी देखने को मिलती है। इसके बाद में क्रोमोसोम कौन सा होता है, क्राई डू चैट। जो क्राई डू चैट के अंदर क्या होती है, 5th नंबर जो क्रोमोसोम की है उसके यहाँ पे ट्रायोसोमी जो है देखने को मिलती है। ये सारे प्रकार के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। आगे भी आपको सीएचओ जैसे एग्जाम में, आरएमएल जैसे एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चन को यही क्वेश्चन बनते हैं। लाइक जो इतना बेसिक क्वेश्चन होता है, तो ये जो बेसिक नॉलेज अपने को जो ट्राई करते हैं एग्जामिनर कि इनको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस अपने बेसिक नॉलेज में पता होने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कौन सा फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर। अब अगर अपन बात कर लें किसकी, एनवायरमेंटल फैक्टर की। सो एनवायरमेंटल फैक्टर अपने को कैसे अफेक्ट करता है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर में अपन क्या बात कर सकते हैं, एक तो ये अपने टेरेटोजोनिक ड्रग, टेट्राजोनिक ड्रग, जो ऐसी ड्रग जो अपने जो मदर टू फीटस में ट्रांसफर हो सकती है। तो ये आगे जाके ड्रग क्या करती है, जो बेबीज के अंदर जो डिफॉर्मिटीज को पैदा करती है, इन ड्रग्स को अपन क्या बोलते हैं, जो टेरेटोजोनिक ड्रग्स। सो इसके अंदर अपन ड्रग पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, मिनोमिक होता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, TERATOW है, ठीक है। जो ड्रग्स टेरेटोवा होती है वो क्या करती है, टेरेटोजोनिक होती है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है थैलिडोमाइड आती है इसके अंदर। ई से यहाँ पे आती है जो एपिलेप्टिक जो मेडिकेशन होती है वो यहाँ पे आती है। इसके बाद में आती है अपने रेटिनोइड्स। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, ACE इनहिबिटर्स। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, लिथियम। लिथियम के बाद में क्या देखने को मिलता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बाद में क्या देखने को मिलती है, वॉरफेरिन। वॉरफेरिन के बाद में क्या देखने को मिलती है, एल्कोहल, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स है जो टेरेटोजोनिक्स होती है, ठीक है। इनका एक्शन बेबी के लिए हार्मफुल होता है। इसी के बाद में मेटरनल जो इन्फेक्शन है ये भी बच्चों के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो इसके अंदर कौन सा इन्फेक्शन आता है, टॉर्च, ठीक है। तो टॉर्च इन्फेक्शन है ये भी इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, टी से क्या होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, अदर वायरस। अदर वायरस के अंदर अपन क्या देख सकते हैं, हेपेटाइटिस ई एंड HIV, ये मान लेते हैं अदर वायरस में आ गया। इसके बाद में R से होता है रूबेला। नेक्स्ट होता है C से साइटोमेगालो वायरस। साइटोमेगालो वायरस के बाद में नेक्स्ट अपन H से अपन बात कर लेते हैं हर्पिज सिम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कुछ टॉर्च वायरस है जो अपने जो बेबी के ऊपर यहाँ पे अफेक्ट डालते हैं। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, वो क्या बनता है, वो अपन ये बनता है रूबेला से, ठीक है। रूबेला जो है वो अगर यहाँ पे अगर मदर जो रूबेला पॉजिटिव है और उसको अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो वहाँ पे रूबेला जो है वो काफ़ी डेंजरस इफेक्ट डालता है बच्चों के ऊपर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, CRS। क्या मतलब होता है इसका, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। मेरे साथ में आप प्लीज़ आप साथ में नोट्स जरूर बनाइएगा, ताकि क्या होता है कि इससे आपके रिवीजन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आप 5 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर के नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है बैक टू बैक। सो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर अपन क्या क्या साइन सिम्टम देख सकते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम में आता है सबसे पहले तो कैटरेक्ट हो सकता है बेबी को। उसके बाद में पेटर्न डक्टस एट्रियोसिस बोल सकते हैं, या फिर अपन क्या देखने को मिलता है इसके अंदर बेबी के अंदर, कार्डियक अब नॉर्मलिटीज भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके बाद में क्या होती है, डीफनेस। तो ये कुछ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है। तो ये इसके कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं बच्चे में। अगर बेबी बर्थ होता है तो इन सब चीज़ों के साथ में होने की संभावना रहती है। अब इससे बचाव के लिए क्या होता है, एक टाइटर होता है, ठीक है। अगर ये टाइटर का लेवल, अगर इस टाइटर का लेवल नॉर्मल कितना होता है, 1:8, ठीक है। अगर टाइटर का लेवल 1:8 आता है तो इसका मतलब क्या है कि जो कंडीशन क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। अगर प्रेगनेंसी के अंदर ये वाला टाइटर 1:8 से यहाँ पे लॉस आया है, कम आया है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि ये मदर जो है, अपन इस मदर को कह सकते हैं कि ये मदर जो है वो रूबेला से
इन्फेक्टेड है, ठीक है। अगर 1:8 से कम आया तो अपन बोल सकते हैं कि ये मदर जो है वो क्या है, इन्फेक्टेड है। प्लीज़ आप मेरी हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप मेरे वर्ड्स पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है और अपने को कम टाइम के अंदर इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो आप मेरे वर्ड्स को यहाँ पे पहचान के अपना नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अगर ये टाइटर यहाँ पे नॉर्मल कितना होता है रुबेला टाइटर, 1:8 होता है। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एम्स एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ये टाइटर लेस देन 1:8 आता है तो अपन क्या करते हैं, मदर को यहाँ पे इन्फेक्टेड अपन मानते हैं। अब इसके बाद में और यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है रूबेला से, तो अब क्या है कि रूबेला की वैक्सीन के बारे में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मदर यहाँ पे प्रेग्नेंट है और वो क्या है 1:8, उसका टाइटर भी कम है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रूबेला वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपन क्या करना, रूबेला वैक्सीन भी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यहाँ पे अपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैक्सीन को अपन नहीं लगाते हैं। अगर मदर का टाइटर प्रेग्नेंट नहीं है और मदर का टाइटर लेस देन अगर 8 आया है, तो इस कंडीशन में अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो अपन क्या करते हैं, रूबेला अपन क्या करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। सो इस वैक्सीन लगाने के बाद में अवॉइड प्रेगनेंसी 1 to 3 मंथ। तो ये वैक्सीन लगाने के बाद में अपन क्या करना है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, कब तक, 1 to 3 मंथ तक, ठीक है। तो ये कुछ आज के कुछ क्वेश्चंस हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। इस टॉपिक को अपन ने भी यहाँ पे क्या कंप्लीटली अपने कवर कर लिया है। इसके बाहर इस टॉपिक के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब इन टर्म से रिलेटेड कैसे ये अफेक्ट होते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है। आज तक तो नहीं देखा मैंने, और अगर आगे पूछेंगे तो मैं आपको वो पहले ही सोल्व करवा चुका हूँ, तो उसके बारे में आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है। सो अभी मूव ऑन करते हैं आज के अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द मिल्की सिक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट ऑफ न्यूबॉर्न इज नोन एज। अगर न्यूबॉर्न के ब्रेस्ट से कुछ मिल्की सिक्रेशन यहाँ पे निकल रहा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, फोर मिल्क, हाइंड मिल्क, विच मिल्क या फिर मीलिया। फोर मिल्क, हाइंड मिल्क, विच मिल्क या फिर मीलिया, इसको हम क्या नाम देते हैं। जो मिल्की सिक्रेशन यहाँ पे निकलते हैं बेबी के ब्रेस्ट में से, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा करेक्ट। फोर मिल्क क्या होता है एंड हिंड मिल्क क्या होता है, ये अपने होते हैं मदर के ब्रेस्ट मिल्क में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। लाइक जो मदर जब बेबी यहाँ पे क्या कर रहा है, सक कर रहा है, बेबी ने सकिंग स्टार्ट की, तो यहाँ पे बेबी के पास में जो फर्स्ट मिल्क पहुंचेगा तो वो कौन सा होता है, फोर मिल्क। एंड जब सकिंग के दौरान जब लास्ट में जो मिल्क मिलता है वो होता है कौन सा, हैंड मिल्क, ठीक है। सो इनके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका है, पहले अपन सेशन था क्वेश्चन सेशन, उसमें अपन पढ़ चुके थे। फोर मिल्क से अपने क्या संतुष्ट, बेबी का क्या ट्रीट होता है, वो ट्रीट होती है थ्रस्ट, ठीक है। बेबी को थ्रस्ट को ये कंप्लीट करती है, उसके बाद में ये क्या करती है, ये करता है हंगर को यहाँ पे सबसाइड करता है, ठीक है। हैंड मिल्क में क्या है कि क्योंकि ये क्या होता है, थिक होता है काफ़ी, इसलिए ये हंगर को यहाँ पे सबसाइड करता है। एंड इसके अंदर क्या, ये थिन होता है। अगर बेबी को यहाँ पे जो उसकी थर्स्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फोर मिल्क कंप्लीट करता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहता है, अपने जो लैक्टोजन वगैरह रहते हैं, इसके अंदर क्या रहता है, कैलोरीज जो है वो हाई रहती है, ठीक है। हाई कैलोरीज जो अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ हल्का सा यहाँ पे कैसे होता है, व्हाइटिश होता है, एंड ये कुछ येलोविश यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अपने डिफरेंशिएट होते हैं फोर मिल्क एंड हैंड मिल्क के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे अपने टर्म में दिया गया मीलिया। सो मीलिया क्या होता है, मीलिया क्या होता है, मीलिया स्मॉल वाइट बम्प्स अंडर स्किन। तो यहाँ पे मीलिया क्या है कि जो बेबी की जो फेस है, तो फेस के ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे ये चीज़ें छोटे छोटे वाइट बम्प्स अपने देखने को मिलते हैं, जो क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जो ग्रेजुअली आपने जो आगे जाके टाइम के अकॉर्डिंग क्या सबसाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मीलिया, जो हार्मलेस होते हैं। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन क्या है, मिल्की सिक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट ऑफ न्यूबॉर्न। सो न्यूबॉर्न के ब्रेस्ट से अगर मिल्की सिक्रेशन हो रहा है, इसे हम बोलेंगे विच मिल्क, ठीक है। विच मिल्क अपन इसको बोलते हैं। तो ये विच मिल्क क्यों आता है, ये विच मिल्क आता है मैटरनल हॉर्मोन्स की वजह से। जो मेटरनल हॉर्मोन्स है जो फीटस के अंदर ट्रांसफर होता है, तो उस कंडीशन से यहाँ पे विच मिल्क जो है वो देखने को मिलता है, ओके। विच मिल्क को भी अपने क्या है कंप्लीट, अपने को क्या करना, अगर विच मिल्क आ रहा है तो उसको क्या करना है, स्क्वीज करके अपने को बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, बेबी को। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, विच मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन मूव ऑन करते हैं। द एज एट विच हेड सर्कमफ्रेंस इक्वलाइज टू चेस्ट सर्कमफ्रेंस। अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन सोल्व किया था
कि वो एज कौन सी है जहाँ पे हेड सर्कमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ या फिर 3 ईयर। तो किस एज पे हेड सर्कमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है, कौन सी एज पे हेड सर्कमफेरेंस 45 सेंटीमीटर इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस 45 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। सो ये 1 ईयर पे जो है वो हेड सर्कमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टोटल स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सप्लेन्ड बाय इरिक्सन। सो जो इरिक्सन ने है वो कितनी स्टेज दी थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है, 3, 5, 7, 8। तो कितनी स्टेज है वो इरिक्सन ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हमें प्रोवाइड करवाई थी। तो जो इरिक्सन ने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो हमें स्टेज दी थी, तो ये कौन सी स्टेज थी, ये थी साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इरिक्सन ने हमें कौन सी स्टेज प्रोवाइड की थी, साइको सोशल डेवलपमेंट। तो इसके अंदर कितनी स्टेजेस होती है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 8 स्टेजेस, ठीक है। सो यहाँ पे 8 स्टेजेस होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अकॉर्डिंग टू बाय इरिक्सन। इरिक्सन ने क्या हमें साइको सोशल डेवलपमेंट पढ़ाया था, तो यहाँ पे दिया था, तो ठीक है। अब इसके अंदर अप्रोक्सीमेट एज और एज के अकॉर्डिंग क्या डेवलपमेंट होता है वो अपन बात करेंगे, ठीक है। साइको सोशल डेवलपमेंट क्या होता है वो अपन देखेंगे, ठीक है। अगर इन्फेंट टू 18 मंथ है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ट्रस्ट वर्सेस मिस्टर्स। ये टॉपिक आप साइकोलॉजी जब साइकेट्रिक पढ़ाएंगे, आपको साइकेट्रिक की क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब भी ये वहाँ पे भी आपको मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 मंथ टू 3 ईयर। सो 18 मंथ टू 3 ईयर के यहाँ पे क्या होता है, बेबी के अंदर क्या डेवलप होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3 to 5 ईयर की। तो 3 to 5 ईयर में क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने को मिलता है 3 to 5 ईयर की एज में। इसके बाद में 15 to 13 ईयर, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। आप ना जो आप गूगल पे भी आप जो है वो इसका एक बार ये सब चीज़ आप गूगल पे भी देख सकते हो अगर आपको हमारी हैंड राइटिंग यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है तो, ठीक है। इसके बाद में 13 to लेके 21 ईयर पे अपन क्या देखते हैं, डेवलपमेंट कैसा होता है इसी एज पे। इसके अंदर होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। नेक्स्ट 21 to 39 ईयर की एज के ऊपर, 21 to 39 ईयर की एज के ऊपर क्या होता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसके बाद में 40 to 65 ईयर की एज के ऊपर क्या देखने को मिलता है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसके बाद में 65 और मोर देन 65 पे क्या देखने को मिलता है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पायर। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जो अपन इन सभी स्टेज को अपन समझेंगे, अपन जब साइकेट्रिक की जो क्लासेस लगेगी तब अपन इसको समझेंगे। बट इरिक्सन ने जो है वो साइको सोशल डेवलपमेंट के टोटल कितनी स्टेज दी थी, 8 स्टेज दी थी, और ये सारी 8 स्टेजेस हैं जो एग्जाम के अंदर पूछते हैं, ठीक है। मोस्टली जो ये 3 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में ये नीचे की जो है ये इनसे क्वेश्चन अभी तक जो मोस्टली क्वेश्चन इनसे देखने को मिलता है। एज दे देते हैं, पूछते हैं भाई ये कौन सी एज क्राइटेरिया कौन सी स्टेज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आज के अपन। चीजी वाइट सब्सटेंस अराउंड द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न इज नोन एज। जो चीजी वाइट सब्सटेंस है न्यूबॉर्न की स्किन के ऊपर, जो चीजी वाइट सब्सटेंस लगा आता है डिलीवरी के बाद में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेनुगो, वर्निक्स कैसियोसा, मीलिया या फिर वॉटन्स जेली। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वर्निक्स कैसियोसा। जो चीजी वाइट सब्सटेंस है स्किन के ऊपर चिपका हुआ रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्निक्स कैसियोसा, ठीक है। लेन्यू को अपन क्या बोलते हैं, हेयर्स को,
ठीक है। जो भी जो इन्फेंट रहता है उसके अब जब बाहर आता है तो उसके बॉडी पे अपन को काफी हेयर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लेनिगो, जो आगे जाके सबसाइड हो जाते हैं धीरे धीरे। और जो मिलिया अपन ने भी लास्ट में पढ़ाई था, जो स्मॉल जो व्हाइट जो बल्ब है, बल्ब जैसी छोटी छोटी एकदम व्हाइट संरचना हमें देखने को मिलती है, स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिलिया बोलते हैं। यह कहाँ होता है, नियर बाय नोज एंड चिक्स, ठीक है, फोरहेड। तो यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट क्या है, वॉटन्स जेली। वॉटन्स जेली कहाँ प्रेजेंट होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड में, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्यों प्रेजेंट होती है, क्यों, क्या करेगी यहाँ पे, ये अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोटेक्शन का काम कौन सी करती है, वॉटन्स जेली, ठीक है। सो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्निक्स कैसियोसा, ठीक है। वर्निक्स कैसियोसा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एन अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न कंटेंट, एक नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी है, उसके अंदर कितनी अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी वेसल्स होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 वेसल्स, 3 वेसल्स, 4 वेसल्स या फिर 5 वेसल्स। अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी वेसल्स होती है नॉर्मली, जनरली जब बेबी एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर कितनी वेसल्स हमें देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3 वेसल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, 2 हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, आर्टरीज, एंड 1 क्या देखने को मिलती है, वेन। वेन में क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड ट्रांसफर होता है, और इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये होता है प्लेसेंटा टू फीटस, ये होता है फीटस टू प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 3 यहाँ पे वेसल देखने को मिलती है। बट before 4 months of pregnancy there are 4 vessels, ठीक है। यहाँ पे 4 मंथ से पहले की प्रेगनेंसी में क्या होता है, 4 वेसल्स हमें देखने को मिलती है। बट आफ्टर 4 मंथ राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर, ठीक है। बट आफ्टर 4 मंथ क्या होता है, राइट अम्बिलिकल वेन का क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एक अम्बिलिकल वेन लास्ट में बचती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, इसलिए यहाँ पे ये 3 ही अपन पढ़ते हैं। ऐसे 4 मंथ से पहले ये कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद में कौन सी डिसअपियर होती है, राइट अम्बिलिकल वेन, वो क्या हो जाती है, डिसअपियर देखने को मिलती है। सो ये हो गया आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 3 वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। When the body weight of a child become double as compared to his birth weight, ठीक है। जो चाइल्ड का जो बॉडी वेट है डबल कब होता है, कंपेयर टू बर्थ वेट। लाइक फॉर एग्जांपल बर्थ वेट अगर 10 ग्राम का है, या फिर अपन बात कर लेते हैं बर्थ वेट अगर 3 kg का है, सो ये डबल कब होता है, ठीक है। डबल कर लो, ये 6 kg कब होगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। सॉरी, 10 ग्राम का 10% बर्थ वेट लॉस होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 मंथ पे, 1 ईयर पे, 15 मंथ पे, या फिर 18 मंथ पे। सो कौन से मंथ पे या कौन से ईयर पे बर्थ वेट जो है वो डबल होता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा है, बर्थ वेट डबल कब होता है, 5 to 6 मंथ में, ठीक है। सो अभी अपन बात कर लेते हैं 8 बर्थ कितना होता है, बर्थ वेट। तो ये होता है 2.5 to 3.9 kg, ठीक है। 8 बर्थ कितना बर्थ वेट होता है, 2.5 to 3.9 kg। सो अभी अपन बात कर लेते हैं बर्थ वेट का जो ये बर्थ वेट गेन कैसे होता है, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। सो ये बर्थ टू 3 मंथ तक किस स्पीड से बढ़ता है, ये बढ़ता है 25 to 30 ग्राम पर डे, ठीक है। बर्थ टू 3 मंथ तक तो ये कब बढ़ेगा, 25 से लेकर 30 ग्राम पर डे तक ये बर्थ वेट जो है बढ़ता है। इसके बाद में 3 मंथ टू 1 ईयर किस रेट से बढ़ता है, ये 400 ग्राम पर मंथ, ठीक है। ये कुछ क्राइटेरिया रहते हैं बर्थ वेट के बढ़ने के। सो अभी अपन बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कब कितना बर्थ वेट होता है अपने को, क्योंकि अपने को क्या करना है, डबल पढ़ना है, ट्रिपल पढ़ना है, क्वाड्रिपल पढ़ना है, कि भाई बर्थ वेट डबल, ट्रिपल एंड क्वाड्रिपल कब होता है। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं 5 to 6
मंथ के ऊपर बर्थ वेट कितना होता है, ये हो गया अपना यहाँ पे डबल, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा गया है भाई कब होता है 5 to 6 मंथ पे, ये कितना हो जाएगा अपना 6 kg हो जाएगा। इसके बाद में 1 ईयर पे क्या हो जाएगा ट्रिपल, ठीक है, 1 ईयर पे क्या हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद में 2 ईयर पे कितना हो जाएगा, 2 ईयर पे कितना हो जाएगा, ये 4th टाइम हो जाएगा, मतलब 12 kg हो जाएगा। इसके बाद में ये 3 ईयर पे कितना हो जाएगा, 3 ईयर पे हो जाएगा 5th टाइम, मतलब 15 kg। इसके बाद में ये 5 ईयर पे कितना हो जाएगा, 5 ईयर पे ये हो जाएगा 6th टाइम, मतलब क्या हो गया 18 kg। उसके बाद में ये 7 ईयर पे कितना हो जाएगा, 7 ईयर पे हो जाएगा ये 7th टाइम, मतलब हो गया 21 kg। अब इसके बाद में ये 10 ईयर पे कितना हो गया 10th टाइम, मतलब 30 kg। तो जब बच्चा 10 साल का होता है, 10 ईयर का होता है, उसका वेट कितना हो जाना चाहिए 30 kg हो जाना चाहिए ऑप्टिमली। सो ये कुछ क्राइटेरिया है, इन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बेबी का जो वेट गेन होता है। सो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ए न्यूबॉर्न जॉन्डिस इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इफ इट अपियर विद इन। सो जब एक न्यूबॉर्न को जॉन्डिस होता है तो हम उसे कब उसे बोलेंगे कि हाँ ये वाला जॉन्डिस जो है वो पैथोलॉजिकल है और ये वाला जॉन्डिस जो है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। आप सभी को पता है कि न्यूबॉर्न में 2 प्रकार के जॉन्डिस होते हैं, एक होता है पैथोलॉजिकल, एक होता है फिजियोलॉजिकल। सो अभी अपन बात कर लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास में क्या है 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ या फिर 1 ईयर, ठीक है। ये किसके अंदर, मतलब कितने टाइम के अंदर ये अपीयर हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सो अभी अपन बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की। अपन बात दोनों में से अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ये आफ्टर 24 आवर्स के बाद में ये क्या होता है, अगर ये डेवलप हो रहा है जॉन्डिस किसी बेबी के अंदर आफ्टर 24 आवर, तो वो कौन सा जॉन्डिस है, वो जॉन्डिस है फिजियोलॉजिकली जॉन्डिस। यहाँ पे अपना बिलीरुबिन लेवल क्या देखने को मिलता है 5 mg/dl, ठीक है। यहाँ पे जो बिलीरुबिन जो है वो इंक्रीज होता है, क्या किस रेट से 5 mg/dl की रेट से यहाँ पे हमें बढ़ावा देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये क्लिनिकली डिटेक्टेबल नॉट, ठीक है। ये क्लिनिकली डिटेक्टेबल नहीं है इतना, क्योंकि इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। सो इसके अंदर नो ट्रीटमेंट रिक्वायर, तो इसके अंदर क्या रहता है हाई ब्रेस्ट फीडिंग जो है बच्चे को करवानी चाहिए, एक्सक्लूसिव वाटर यहाँ पे इंटेक करवाना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, ताकि वो यूरिन आउटपुट बढ़े और जो स्टूल है वो भी इसके साथ में क्या हो रहा है ये लेवल डिक्रीज हो जाए बिलीरुबिन का, ठीक है। यहाँ पे जॉन्डिस ट्रीट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन अपने पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की, तो ये डेवलप विद इन 24 आवर्स। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है, अगर बच्चे को विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जॉन्डिस यहाँ पे डेवलप हो गया है, तो ये कौन सी कंडीशन में आती है, ये आती है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, मतलब उस बेबी के अंदर कोई ना कोई पैथोलॉजी हुई है, उस वजह से यहाँ पे जॉन्डिस डेवलप हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है मोर देन 5 mg/dl जो है वो पर डे यहाँ पे जो है वो बिलीरुबिन लेवल हमें बढ़ावा देखने को मिलता है। जॉन्डिस परसिस्ट आफ्टर 24 आवर, जॉन्डिस जो है वो आफ्टर 24 आवर्स भी परसिस्ट करता है। ऐसे नहीं कि भाई ये 24 घंटे से पहले पहले हो गया मतलब ये बाद में खत्म हो जाएगा, इसका ऐसा कुछ ही नहीं है। सो यहाँ पे क्या है अपने को ट्रीटमेंट की नीड होती है, सो नीड ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या साइंस सिग्नल देखने को मिलता है, क्ले कलर स्टूल जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पे बेबी का, एंड यहाँ पे येलोविश देखने को मिलता है अपने को पाम, ठीक है, और कंजक्टाइवा जो, ठीक है, ये सब, और नेल जो बेड, ये अपने को यहाँ पे येलोविश देखने को मिलता है, ठीक है। सो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर लेते हैं। द स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द ग्रोथ इज, सो ग्रोथ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ग्रोथ इज इंक्रीज साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन ग्राम्स एंड सेंटीमीटर,
ग्रोथ इज एक्वायरिंग फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोथ इज इंक्रीजिंग टोटल सेलुलर मास। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रोथ इज इंक्रीजिंग साइज शेप एंड बॉडी। जी हाँ, ये तो बिल्कुल होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट ट्रू, ये तो होगा कि भाई अपन साइज बॉडी मास के रूप में अपन चेक करते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन ग्राम्स एंड सेंटीमीटर, ये भी अपना करेक्ट है। जबकि ग्रोथ एक्वायरिंग फाइन मोटर स्किल्स, ये किस में आता है, ये आता है हमारा डेवलपमेंट के अंदर। सो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये डेवलपमेंट को यहाँ पे दर्शाता है। जबकि ये हमें पूछा क्या है, ग्रोथ के बारे में। सो ग्रोथ इंक्रीजिंग टोटल सेलुलर मास, ये बढ़ता है। ठीक है, अपने क्वांटिटेटिवली हम असेस करते हैं। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एट द एज ऑफ 1 ईयर हाइट ऑफ ए चाइल्ड इज, सो 1 ईयर की एज के ऊपर जो बेबी की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। सो 1 ईयर की एज पे जो है वो बेबी की चाइल्ड की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। सो अभी अपन बात कर लेते हैं एट बर्थ। सो एट बर्थ हाइट कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर टू 55 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेट अपन माने तो 50 सेंटीमीटर। अब ये इंक्रीज कैसे होती है, ये भी अपन पढ़ लेते हैं, इंक्रीज कैसे होती है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बर्थ टू 6 मंथ, तो ये कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। उसके बाद में ये 6 मंथ टू 1 ईयर कैसे इंक्रीज होती है, ये होती है 1.2 सेंटीमीटर पर मंथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, एट द एज ऑफ 1 ईयर। सो 1 ईयर की एज के ऊपर ये कितना होता है। सो अब अपन बात कर लेते हैं 1 ईयर की एज के ऊपर। सो 1 ईयर की एज के ऊपर ये कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी 75 सेंटीमीटर है जो ये 1 ईयर की एज के ऊपर आगे बढ़ती बढ़ती इंक्रीमेंट हो जाएगा। पढ़ लेते हैं अपन कैसे होता है। सो 3 मंथ पे कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर से बढ़ रही है, तो 3 मंथ पे हो जाएगी ये 60 सेंटीमीटर। 6 मंथ पे ये कितनी हो जाएगी, 65 सेंटीमीटर। 9 मंथ पे कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। एंड 1 ईयर पे कितनी हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर। मीन्स 75 सेंटीमीटर को अपन क्या बोल सकते हैं, 50% इंक्रीज ऑफ टोटल बर्थ हाइट। ठीक है, मतलब 50% अपना 100% है, 50 सेंटीमीटर अपना 100%, तो इसकी यहाँ पे 1 ईयर तक कितनी हो रहा है, 50% हाइट इंक्रीज हो रही है। मतलब 50 की 50% 25%, मतलब ये कितना हो गया, 50 + 25 इजिकल टू 75। ओके, तो यहाँ पे 50% हाइट इंक्रीज हो जाती है बेबी की 1 ईयर के ऊपर। अब इसके आगे और क्या क्वेश्चन बनता है कि 2 ईयर की एज के ऊपर कितनी हाइट होती है, वो होती है अपनी 90 सेंटीमीटर। अब क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है इस टॉपिक से, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा और क्या बनता है, हाइट जो है वो डबल कब हो जाती है। ठीक है, डबल से मोस्टली आपको याद रखना है, आपको डबल कब होती है, 4 ईयर के ऊपर जो हाइट है वो डबल होती है। डबल होकर कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, एंड ये 13 ईयर के ऊपर ये कितनी हो जाएगी, 13 ईयर का जो बच्चा होगा तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 150 सेंटीमीटर, ट्रिपल हो जाएगी। इसी के साथ ही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। और इसी के साथ आज की अपनी जो क्लास होती है वो यहीं पे अपन कंप्लीट करेंगे। तो क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अन्यथा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवाई जा रही है, तो उनको भी आप बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकते हो। और क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।